नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है और आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मूल मंत्र सक्सेस पर। देखिए, अभी कल के क्लास में हम लोगों ने बात किया था भारत में स्थापित जो प्रमुख शिक्षा संस्थान है उसके बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पहले जो प्रमुख आयोग है, प्रमुख आयोग के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे शैक्षिक आयोग बनाए गए हैं। यहाँ पर हम लोग शिक्षा आयोग की बात करेंगे और शिक्षा आयोग के साथ साथ, क्योंकि अभी शिक्षा संस्थान की बात हुई तो पहले हम शैक्षिक संस्थान की बात करेंगे और उसके बाद फिर शैक्षिक आयोग की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारत में जो पहला स्थापित शिक्षा आयोग है वो आपका वुड डिस्पैच है। वुड डिस्पैच की स्थापना वास्तव में 1854 में हुई थी। याद रखिएगा, कहीं 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 1853 भी मिलता है, बट 1854 हो जाएगा। और याद रखिए, ये जो आपका वुड डिस्पैच है दोस्तों, वुड डिस्पैच का नाम वुड डिस्पैच क्यों बना? क्योंकि इसका जो प्रमुख था वो आपका चार्ल्स वुड था। चार्ल्स वुड के नेतृत्व में, चार्ल्स वुड के अध्यक्षता में ही ये वास्तव में बोर्ड ऑफ जो है कंट्रोलर के प्रमुख थे। तो चार्ल्स वुड के अध्यक्षता में ही वुड डिस्पैच बनाया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा, चार्ल्स वुड जो है बाद में भारत सचिव भी बने थे। क्या भारत सचिव भी बनाए गए थे? भारत सचिव बनाए गए थे, पहले भारत सचिव थे। इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1858 में इनको भारत सचिव बनाया गया था। तो वास्तव में वुड चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक डिस्पैच बना था, एक कमेटी बनी थी, एक आयोग बना था जिसको वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। और इसे ओम्स ने, एक विद्वान है ओम्स, इसको ओम्स ने क्या कहा दोस्तों? उसको ओम्स ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा है। क्या बोला है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा है। याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा, या कभी कभी इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका वुड डिस्पैच है दोस्तों, इसी के सिफारिश से इसने कई क्षेत्रों में सिफारिश किया है। और इसी के सिफारिश के परिणाम स्वरूप 1855 में वास्तव में क्या हुआ था? लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी पहली बार होती है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882 में होता है। कौन, किसके शासनकाल में होता है दोस्तों? तो वास्तव में वो होते हैं आपके लॉर्ड रिपन होते हैं। और लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा, ये लॉर्ड रिपन ने इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं, ठीक है, स्वशासन का जनक। दूसरी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही पहली बार 1881 में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और अगर हम हंटर शिक्षा आयोग की बात करें दोस्तों, तो जैसे कहते हैं कि इसका प्रमुख कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था? तो सर विलियम हंटर, मतलब डब्ल्यू हंटर नाम था उनका, डब्ल्यू हंटर। और डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में ही जो है आयोग बना था। इसको हम प्राथमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। क्या इसको हम प्राथमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वास्तव में डब्ल्यू हंटर या हंटर शिक्षा आयोग जो है दोस्तों, उसका जो संबंध है वो वास्तव में प्राथमिक शिक्षा से था। किससे था? प्राथमिक शिक्षा से था। तो इसीलिए इसको हम प्राथमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रेलवे शिक्षा आयोग के बारे में दोस्तों, तो रेलवे आयोग जो बनता है वो 1902 में बनता है। और रेलवे आयोग, याद रखिएगा, इसको हम रेलवे आयोग को एक और नाम से जानते हैं, क्योंकि रेलवे आयोग का गठन वास्तव में लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और रेलवे आयोग को हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। इसको भी आप ध्यान रखिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं। और इसी रेलवे आयोग के सिफारिश पर ही उसने सिफारिश दिया है, इसके सिफारिश के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पारित करते हैं। और कब पारित करते हैं? 1904 में। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, और ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। 1902 में रेलवे आयोग का गठन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में, जिसको भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं। और यहाँ पर यह भी आपका जो होता है 1904 में इसी रेलवे कमीशन के परिणाम स्वरूप जो सुझाव को जो उसने एक्ट में, अधिनियम में पारित किया, उसको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कहते हैं। तो ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो फिर आता है 1917 में सेटलर आयोग। और ये जो आपका सेटलर आयोग है, अगर देखेंगे सर, ये जो सेटलर आयोग है, तो इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था आपका? वो सर सिडनी, उसको सेटलर साहब है। क्या उनका नाम ही होता है? सेटलर की अध्यक्षता में वास्तव में सेटलर कमीशन का गठन होता है। कब बनता है? 1917 में बनता है दोस्तों। और याद रखिएगा, ये जो आपका सेटलर कमीशन होता है, इसको हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलकत्ता, इसको हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। और ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है,
जो सैडलर आयोग के नाम जानता है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों कि वास्तव में कलकत्ता विश्वविद्यालय के भार को कम करना है। इस सैडलर कमीशन का गठन ही किया गया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय पर पड़ने वाले भार का अध्ययन करना और सुझाव देना। तो इसने खुद कहा था कि भाई कलकत्ता, जिस प्रकार से कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, उसी प्रकार से ढाका में भी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। ठीक है, तो ढाका में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सिफारिश कौन करता है? सैडलर कमीशन करता है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आता है हार्टोंग कमेटी या हार्टोंग समिति दोस्तों, ये आपका 1929 में बनता है। फिर आता है वर्धा शिक्षा योजना, और वर्धा शिक्षा योजना दोस्तों 1937 में होती है। और ये वर्धा शिक्षा योजना जो होती है, इसका संबंध सीधे महात्मा गांधी से होता है दोस्तों। कैसे? महात्मा गांधी से होता है, क्योंकि वर्धा शिक्षा योजना महात्मा गांधी ने दिया है। और इसी को हम बेसिक शिक्षा योजना भी बोलते हैं। क्या? इसी पर बेसिक शिक्षा योजना भी बेसिक शिक्षा योजना भी बोलते हैं। और इसी को हम बुनियादी तालीम भी बोलते हैं। क्या? शिक्षा योजना, इसी को हम बुनियादी तालीम भी बोलते हैं दोस्तों। क्या? बुनियादी तालीम भी बोलते हैं, बुनियादी तालीम भी बोलते हैं। और याद रखिएगा, ये इस वर्धा शिक्षा योजना में ही महात्मा गांधी ने पहली बार प्राथमिक शिक्षा को, जो प्राथमिक पहली बार तो उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने की बात किया था कि वास्तव में शिक्षा शुरू के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा था क्या? उन्होंने कहा था कि भाई शिल्प कला, शिक्षा में शिल्प कला को ही शामिल किया जाए, शिल्प कला को भी शामिल किया जाए। तो शिल्प कला को शामिल करने के लिए किसने सिफारिश किया था? आप कहेंगे सर वो महात्मा गांधी ने किया था, इसको आप याद रखिएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे अगर यहाँ पर, तो सर्जन शिक्षा योजना है दोस्तों 1944 में। और सर्जन शिक्षा योजना के बाद फिर आता है राधा कृष्ण शिक्षा आयोग। तो अब देखो, सर्जन शिक्षा योजना के बाद दोस्तों भारत आजाद होता है, और आजादी के बाद राधा कृष्ण आयोग जो है, राधा कृष्ण आयोग, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? इनको हम विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं, विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, इसको हम विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, ये केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर जो है करने के लिए था। और ये स्वतंत्र भारत का, आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था, स्वतंत्र भारत का पहला शैक्षिक आयोग था। इसको भी याद रखिएगा। किसके अध्यक्षता में बनाया गया था? आप आंसर सर जो है सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन के अध्यक्षता में बनाया गया था। इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यूजीसी की स्थापना दोस्तों। यूजीसी की स्थापना जो होती है वो इसी राधाकृष्ण आयोग के सिफारिश पर होती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वास्तव में यूजीसी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो यूजीसी की स्थापना, जिसको आप क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ना, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है दोस्तों। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी अंग्रेजी में बोलते हैं, यूजीसी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय जो है अनुदान आयोग की स्थापना राधाकृष्ण आयोग के सुझाव के बाद ही 1953 में होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। और फिर आपका आगे कुछ बात और चलते हैं यहाँ पर। फिर आता है कोठारी आयोग दोस्तों। कोठारी आयोग जो आपका दिया है, कोठारी आयोग के पहले एक आयोग और आता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मुदालियर कमीशन। क्या? उसको हम मुदालियर बोलते हैं, मुदालियर कमीशन बोलते हैं, मुदालियर कमीशन। और मुदालियर कमीशन जो होता है दोस्तों, वो वास्तव में जो दोस्तों याद रखेगा, वो माध्यमिक शिक्षा, क्या वो माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव देने हेतु उसका गठन किया गया था। और लक्ष्मण, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। कौन थे भैया? वो थे आपके लक्ष्मण स्वामी मुदालियार इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। इन्हीं के नाम पर इसे मुदालियार कमीशन बोलते हैं, या फिर इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, याद रखें। ठीक है, फिर आता है कोठारी कमीशन दोस्तों। कोठारी कमीशन जो आपका दिया है उसको हम शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। क्या? उसको हम शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। और कोठारी कमीशन की स्थापना 1964 में होती है। और याद रखिए दोस्तों, कोठारी कमीशन के सिफारिश पर ही जो है क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत होती है। और कोठारी कमीशन के सुझाव के बाद ही त्रिभाषा सूत्र, क्या त्रिभाषा सूत्र की स्थापना हुई। मतलब 3 भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि त्रिभाषा के समर्थन किसने किया था? कोठारी कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग ने किया था। इसको भी भारतीय शिक्षा आयोग भी इसको बोलते हैं। क्या? भारतीय शिक्षा आयोग। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने इसको कहा था। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनती है 1968 में दोस्तों, ये पहली भारतीय शिक्षा नीति है। और फिर नई शिक्षा नीति बनती है 1985 में। तो ये सारे के सारे मैंने आयोग को किया। और उसके बाद अब वर्तमान में अगर देखें तो एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जो नई शिक्षा नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको बोलते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, वो वास्तव में शिक्षा नीति वो वास्तव में कब बन गई? वो वास्तव में 2020 में 2020 में बनती दोस्तों। कब? 2020 में बनती है, 2020 में। और किसके अध्यक्षता में बनी थी? तो सर वो थे के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में दोस्तों। क्या?
के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने आयोग के बारे में बताया कि भाई कौन कौन से शैक्षिक आयोग जो है बनाए गए थे आधुनिक भारत में और कैसे कैसे वर्तमान तक वो आगे बढ़े हैं। उम्मीद करता हूं भाई देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता जरूर है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, छोटा वीडियो है लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। अब भाई देखिए ये मत सोचिएगा कि ये हैंड राइटिंग है, हैंड से लिखने से मतलब नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए। और अगर क्वेश्चन जो है एकदम से पेपर में सेट ऑन होने वाला हो या पेपर में फंसने वाला हो, तो मुझे लग रहा है फिर टाइप हुआ या हाथ से लिखा उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच भैया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा, मजा आएगा अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक सवाल आपके लिए मैं यहाँ पर पूछता हूँ, आपको बताना है कि वास्तव में जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसका जो है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, उसकी संरचना क्या है, उसमें शैक्षिक संरचना क्या बोलिए, उसका मॉडल क्या है। जैसे अब मॉडल का मतलब ये है कि पहले जैसे अगर आपने नई शिक्षा नीति आपने 1968 या फिर उसके पहले आपने कोठारी कमीशन पढ़ा, तो कोठारी कमीशन ने क्या किया, 2+3+ है ना, मतलब 10+2+3 मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या कोठारी कमीशन ने 10+2+3 मॉडल प्रस्तुत किया था और उसी को कालांतर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लागू किया गया। लेकिन जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें इस मॉडल को चेंज कर दिया गया है। तो अब आपको बताना है कि वास्तव में नई शिक्षा नीति 2020 किस मॉडल पर आधारित है। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना मत भूलेगा। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू सो मच। खूब दबा के ठोके, खूब दबा के शेयर करिए इसको, ठीक है। थैंक यू भैया सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।